अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है P2 अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर 2 और वेरिएंट 2 की। तो अब जो न्यू सिलेबस है कैम्ब्रिज का 2022 से 2025 तक, उसमें अब हमारे पास चॉइस नहीं है। इससे पहले दो सेक्शंस होते थे, सेक्शन ए एंड बी। यू आर हैविंग चॉइस इन सेक्शन बी। 4 में से 3 क्वेश्चंस करने होते थे सेक्शन बी में, एंड यू हैड टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन सेक्शन ए। अब जो टोटल मार्क्स हैं फॉर पेपर 2, दीज आर 80 एंड you are not having any choice. So let's begin with the paper. Let's see the first question. This is question 1, और हमेशा ही क्वेश्चन 1 में ये होता है, you are given with the list of the compounds or elements and one element or compound can be used once only or not at all, or maybe it can be used for more than once. तो यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रेट अवे पार्ट ए। Identify the compound that is waste gas from digestion in animals. तो एनिमल में डाइजेशन जो है उसकी वजह से जो गैस प्रोड्यूस होती है, बैक्टीरियल डीके की वजह से जो गैस प्रोड्यूस होती है वो होती है मीथेन। तो हमारे पास यहाँ लिस्ट में मीथेन अवेलेबल है, सो वी विल राइट द नेम दैट इज मीथेन। उसके बाद बी पार्ट में ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के टेबल से क्वेश्चन आया। रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 टेस्ट हैं वाटर आइडेंटिफिकेशन के, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो जो कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस है दैट इज कलरलेस, और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट दैट इज ब्लू इन कलर। तो अगर कलरलेस से ब्लू हो जाए तो वो वाटर आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है फॉर कॉपर सल्फेट। अगर CuSO4 कन्वर्ट हो जाए CuSO4.5H2O में, तो हमारे पास जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है इट इज़ वाइट और कलरलेस। द मोर अप्रोप्रिएट टर्म इज कलरलेस। तो कलरलेस एंड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट दैट इज ब्लू इन कलर। और जो सेकंड टेस्ट होता है हमारे पास वाटर आइडेंटिफिकेशन का, वो कोबाल्ट क्लोराइड है, जो कि एनहाइड्रस फॉर्म में ब्लू होता है और हाइड्रेटेड फॉर्म में पिंक होता है। तो ये टेस्ट है वाटर आइडेंटिफिकेशन का। तो हमारे पास वो कौन सा कंपाउंड है दैट टर्न्स ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पिंक, दैट इज वाटर। पार्ट सी में देखिए, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट रिएक्ट्स विद ईथीन अबव 100 डिग्री सेल्सियस टू प्रोड्यूस एथेनॉल। ये हाइड्रेशन रिएक्शन है ईथीन का हमारे ओ लेवल सिलेबस में, जहाँ पे ईथीन को आप रिएक्ट कराते हो, ईथीन का आप रिएक्शन करवाते हो स्टीम के साथ, और इसके अंदर कंडीशंस होती हैं फास्फोरिक एसिड कैटलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फास्फोरिक एसिड कैटलिस्ट। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 60 ATM प्रेशर। तो इन कंडीशंस पे हमारे पास जो है वो एथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस एथेनॉल ईथीन के साथ? द कंपाउंड इज अगेन वाटर। तो आप देख लें, इस एक केमिकल कंपाउंड एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो रहा है यहाँ पे। डी पार्ट में है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की क्या प्रोडक्ट होती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो यहाँ आप देखें कौन सी मेंशन्ड है, ग्लूकोज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लूकोज। ई पार्ट के अंदर आ जाएं, विच कंपाउंड कंटेन्स एन एनाइन विद अ चार्ज ऑफ -2। तो यू विल बी गिवन विद अ कॉपी ऑफ पीरियोडिक टेबल, सो लुक एट द कंपाउंड केयरफुली। मैग्नीशियम ऑक्साइड, magnesium is in group 2 of the periodic table, therefore it has +2 charge, and oxygen is in group 6. In oxide form it has a charge of -2, so the compound will be magnesium oxide. It is magnesium oxide. So we are done with the question 1. Now let's move on to the question number 2. This question is from periodic table, the topic periodic table.
The question is about the metals. Chromium is a transition element. Sodium is an element in group 1 of the periodic table. State two physical properties of chromium that are different to those of sodium. So sodium group 1 elements की जो most typical properties हैं, they have low melting point, boiling point. They can be cut with knife, stored in oil. तो हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं दे हैव हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू सोडियम एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सोडियम. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास होती हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कलर चेंज, जो कि अपेरेंट टू आई होती हैं. तो हमारे पास हम यहाँ लिखेंगे हाई डेंसिटी and second property is higher melting point. तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, ये हमने करेक्टरिस्टिक स्टडी की हुई हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट की 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ओ लेवल सिलेबस में हमें क्वेश्चंस आता है, जिनका उनमें ये होता है कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव मेल्टिंग पॉइंट अबव 1000 डिग्री सेल्सियस. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है टिपिकल एलिमेंट्स की निस्बत. अब ये एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स टॉपिक है जिसमें से पार्ट बी उसने पूछा है डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर जो है, number of protons present in the nucleus, that will be the proton number. Here it is 24. And how will you find out the number of neutrons? Nucleon number minus proton number. So 53 minus 24, this will give you the number of neutrons. So the number of neutrons will be equal to 29. Now there is a part C. This is from the topic writing chemical equation. तो उसमें भी हमने बात की थी कि पहले इक्वेशन लिख के उसे किस पैटर्न पे आपने बैलेंस करना है. पहले मेटल्स को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल्स, फिर ऑक्सीजन. जब आप 3 स्टेप्स करेक्टली परफॉर्म कर लेते हो तो 4th पे ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है. तो हमारे पास यहाँ उसने पहले ही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं. क्रोमियम 3 ऑक्साइड, ये जो 3 है क्रोमियम का चार्ज है बिकॉज क्रोमियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. It reacts with carbon and chlorine to produce chromium chloride, that is CrCl3, and carbon monoxide. तो आपको फर्स्टली यहाँ क्या करना है, you have to write the reactants and products. So chromium oxide Cr2O3, it reacts with carbon to produce, in the presence of chlorine. Remember student, chlorine, fluorine, bromine, they exist in diatomic form. So if it is chloride, it means Cl minus 1, and if it is chlorine, it means Cl2. So these are the reactants. They will react together to produce CrCl3, chromium chloride, plus carbon monoxide. So now let's balance this equation. Let's balance this equation by following the method that we studied earlier. सबसे पहले आप मेटल बैलेंस करोगे, फिर नॉन मेटल बैलेंस करोगे, फिर अगर ऑक्सीजन है उसे बैलेंस करोगे और लास्ट पे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे. 99% ये मेथड वर्क करता है विद ऑल इक्वेशन. सो सबसे पहले यहाँ देखें क्रोमियम के कितने एटम्स हैं. वी आर हैविंग 2 एटम्स ऑफ क्रोमियम इन द रिएक्टेंट साइड एंड 1 ऑन द प्रोडक्ट साइड. सो लेट्स बैलेंस इट by putting 2 in the coefficient of CrCl3. Now metal atoms are balanced. Now let's see the non-metal. We are having how many chlorine atoms in the reactant side? We are having 2 chlorine atoms. We are having 6 chlorine atoms on the product side. So how will you balance it? By putting 3 here. Now chlorine atoms are balanced on both sides. Now let's see carbon. They look like they are balanced. Now let's see the oxygen atom. There are how many oxygen atom on reactant side? There are 3 oxygen atoms here. 1 oxygen atom on the product side. So now let's balance it. Now oxygen atoms are balanced but carbon atoms are unbalanced. Now how to balance it? By putting 3 here. Now students, this is a balanced equation. So quickly you can balance the equation by following this method. Now this is from atoms, elements and compounds, dot cross structures.
एंड यू हैव टू कंप्लीट द डायग्राम हियर। सबसे पहले सोडियम आयन जो है, ये बड़े गौर से आपने देखना है कि सोडियम एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है या सोडियम आयन का। तो सोडियम आयन, फर्स्टली द प्रोटॉन नंबर ऑफ सोडियम फ्रॉम periodic table 11, but sodium ion, that is Na+1, its configuration will be 2,8. So the first shell will have 2 electrons, second shell will have 8 electrons. तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप पेयर की फॉर्म में ड्रॉ करो, इससे ये होता है कि एरर के चांसेस मिनिमल रह जाते हैं। एंड हियर इट विल बी +1 एज इट हैज़ डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज व्हाट was expected. Now part E is from the metals, chapter metals. तो इसमें क्या होता है, ये आपको उसने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दी होती है, इस तरफ मेटल नेम दिया होता है, तो आपने इसको देखते हुए अरेंज करना होता है लीस्ट से मोस्ट रिएक्टिव की तरफ या समटाइम्स मोस्ट से लीस्ट रिएक्टिव की तरफ। तो यहाँ लीस्ट रिएक्टिव आएगा इस बॉक्स के अंदर और इसके अंदर आएगा मोस्ट रिएक्टिव। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे कौन होगा, हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा रैपिडली रिजल्ट्स देगा। तो हमारे पास देखिए सोडियम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बर्न्स रैपिडली, और उसके बाद जो है लेंथेनम हमारे पास फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड रैपिडली ऑन द सरफेस बट डज नॉट बर्न। इसका मतलब है लेंथेनम कम रिएक्टिव है सोडियम से। मर्करी डज नॉट फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। निकल फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड स्लोली ऑन द सरफेस बट डज नॉट बर्न। तो इसका मतलब है हमारे पास जब आप इसको करेक्टली कोरिलेट करेंगे तो मर्करी जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा और जो सोडियम है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। अब यहाँ पे हमारे पास लेंथेनम और निकल की बात रह जाती है। तो लेंथेनम और निकल में आप देखिए कि जो हमारे पास लेंथेनम है उसमें फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड रैपिडली और निकल फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड स्लोली। तो ये कीवर्ड है यहाँ पे जो हमें बता रहा है लेंथेनम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू निकल। आगे एफ पार्ट में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट ऑल P2 जो है उनमें ये पूछा जाता है, वाई एल्यूमिनियम इज रेजिस्टेंट टू क्रोयन। तो उसका रीज़न ये है कि इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ओवर इट्स सरफेस। एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है जो इसे रेजिस्टेंट बनाती है टुवर्ड्स क्रोयन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्रोयन जो है वो होती है किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन की वजह से। और ये हमने इसमें स्टडी किया हुआ है कि ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स दोनों का होना ज़रूरी है। तो हमारे पास यहाँ एल्यूमिनियम इज रेजिस्टेंट टू क्रोयन, इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, सो देयर मस्ट बी 2 कीवर्ड्स। तो पहला है एल्यूमिनियम forms a layer of oxide that stops oxidation। तो एक दफ़ा ऑक्सीडेशन को किसी ने स्टॉप कर दिया किसी भी तरह से, चाहे पेंटिंग से किया, गैल्वेनाइजिंग से किया, तो हमारे पास या इलेक्ट्रोप्लेटिंग से किया, तो अगर ऑक्सीडेशन को किसी तरह से भी आप प्रिवेंट कर लें तो मेटल की कोरोजन को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ओवरहेड केबल्स के अंदर एल्यूमिनियम को क्यों यूज़ किया जाता है। तो उसकी रीज़न ये है हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक रीज़न ये है, और दूसरा है लो डेंसिटी। तो ये पॉइंट्स आपने जो है वो अंडरस्टैंड भी करने और लर्न कर लेने हैं क्योंकि ये नेक्स्ट पेपर्स में यूज़ होंगे। तो ये जो एफ पार्ट है, एफ पार्ट के जो फर्दर 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड 2, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलमोस्ट इन एवरी P2 पेपर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर हमारे पास एक ग्राफ है और रेट ऑफ रिएक्शन से रेलेवेंट ये यहाँ पे ग्राफ है। और रेट ऑफ रिएक्शन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, टोटल 5 फैक्टर्स हैं।
कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कैटलिस्ट। ये सारे रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और पार्टिकल साइज जितना स्मॉल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टोटल 5 रिएक्शन फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। हमने डिटेल इसकी स्टडी की हुई है। आगे आप देखिए, सबसे पहले पार्ट ए में क्या है। यहाँ रिएक्शन हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे कैल्शियम कार्बोनेट यानी मार्बल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और प्रोडक्ट्स हैं कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट प्लस एसिड रिएक्शन है, ग्रेड 9 में आपने पढ़ा है। कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करें, CO2 गैस बनती है जो लाइम वाटर को मिल्की करती है। ये हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी लर्न किया है। अब यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने स्टेट सिंबल असाइन करने हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इनसॉल्युबल सॉल्ट जितने भी हैं उनका स्टेट सिंबल सॉलिड है, और जो एसिड और बेस हैं हमारे पास और सॉल्युबल सॉल्ट हैं हमारे पास, उनका स्टेट सिंबल एक्वस होता है, AQ, और उसके बाद वाटर का स्टेट सिंबल L। तो हमारे पास ये स्टेट सिंबल्स हैं जो हमने असाइन किए। ये एसिड बेस सॉल्ट के अंदर हमने डिटेल पढ़ी थी। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ ग्राफ दिखाया हुआ है। वाई एक्सिस पे है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स एक्सिस पे है टाइम इन सेकेंड्स। डेड्यूस द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज आफ्टर 40 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड्स के ऊपर आपने ग्राफ को देख के बताना है कि कितना वॉल्यूम जो है वो रिलीज किया गया है यहाँ पे कार्बोनेट की तरफ से। तो इसके सामने आप देखेंगे कि जब 1 बॉक्स जो है वो 1 cm³ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 4th बॉक्स बन रहा है 1 2 3 4। तो हमारे पास जो वॉल्यूम यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो 34 cm³ है। आगे सेकंड पार्ट के अंदर देखिए, द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेम मैस ऑफ स्मॉलर पीसीज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो फिर से मैंने बताया, जब आप पार्टिकल साइज स्मॉल कर देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो हमारे पास ऑल अदर कंडीशन स्टे द सेम। ड्रॉ अ लाइन ऑन द ग्रिड इन द फिगर 3.1 टू शो द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस व्हेन स्मॉलर पीसीज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर यूज। तो जब स्मॉलर पीसीज यूज होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वो स्टीपर होता चला जाएगा। तो अब हमारे पास देखिए, क्योंकि सेम मैस यूज हुआ है तो वॉल्यूम भी गैस का सेम प्रोड्यूस होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो लाइन है इसे वाई एक्सिस के करीब दिखाऊंगा, और ये एंड जाके 46 पे ही होगी। तो हमारे पास जितना वाई एक्सिस के करीब कोई कर्व होता है उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। ये आपने कॉन्सेप्ट जहन में रखना है, क्योंकि जितना स्टीपर होता है कोई कर्व उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन, उतना उसका ग्रेडियंट ज़्यादा होता है। तो जितना ग्रेडियंट ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। आगे स्टूडेंट्स, ये 2 मार्क का समटाइम 3 मार्क का क्वेश्चन आता है कुलियन थ्योरी का, और इसमें वो बताता है, बताइए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफर करेगा अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए। रिमेंबर कि ये स्टार्ट में जो टेम्परेचर था वो 25 था, अब उसने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया है। तो हमारे पास कीवर्ड्स यहाँ पे क्या हैं, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, particles move more slowly and Cullinan frequency decreases. Hence rate of reaction decreases. तो स्टूडेंट्स, ये की वर्ड हैं कुलियन फ्रीक्वेंसी, और जो पार्टिकल मूव स्लोअर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस। तो हमारे पास कीवर्ड अगर नहीं मेंशन्ड आंसर में तो आपको नंबर नहीं मिलता कैम्ब्रिज के एग्जाम में। सो मेक श्योर यू राइट द कीवर्ड। तो यहाँ मैं जो भी लिख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू कीवर्ड ही लिख रहा हूँ। तो हेंस रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस।
उसके बाद डी पार्ट में देखिए, सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पुट इनटू अ गैस रेंज, द एंड ऑफ द गैस रेंज इज देन ब्लॉक्ड सो दैट नो गैस कैन एस्केप. Explain using kinetic particle theory why increasing the pressure in the gas range decreases the volume when the temperature stays the same. ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है, प्रेशर इंक्रीज हो तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है. उसका रीजन क्या है? 1 मार्क का क्वेश्चन है. पार्टिकल्स ऑफ गैस आर पुश्ड क्लोजर. आपको पता है गैस के पार्टिकल्स जो हैं उनमें काफ़ी स्पेसिस होती हैं. देर आर लार्ज स्पेसिस अमंग द गैस पार्टिकल्स. तो जब प्रेशर अप्लाई करें तो उनमें जो है वो स्पेसिस कम होना शुरू हो जाती हैं एंड दे मूव क्लोजर टुगेदर. तो हमारे पास दिस विल बी द कीवर्ड इन दिस क्वेश्चन. जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, अक्टूबर नवंबर 2023, पेपर 2 वेरिएंट 2. क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोकेमिकल जो कंपाउंड्स हैं ये उनका क्वेश्चन है. तो इलेक्ट्रोलिसिस के हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के साथ 4 केसेस थे जो स्टडी किए थे. Graphite and platinum, these are the inert electrodes, whereas any other electrode used in electrolysis is a reactive electrode. तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से हैं. तो ग्रेफाइट और प्लैटिनम दे एक्ट एज इनर्ट इलेक्ट्रोड. इनका पर्पस सिर्फ कंडक्शन होता है. दे डू नॉट टेक पार्ट फिजिकली इन द केमिकल रिएक्शन. देयर मैसेज रिमेन्स कांस्टेंट एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस. तो हमारे पास अब आप देखिए कंसनट्रेटेड एक्वस मैग्नीशियम आयोडाइड, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है एंड दे आर आस्किंग यू टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स एट एनोड एंड कैथोड. तो जब भी कंसनट्रेटेड एक्वस आएगा तो हमारे पास अदर देन OH नेगेटिव, जो भी नेगेटिव आइन होगा दैट विल मूव टूवर्ड्स द एनोड. तो हमारे पास जो यहाँ एनोड पे प्रोडक्ट होगी आयोडाइड जाके प्रोड्यूस करेगा आयोडीन. और हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज जिसकी निमोनिक हमने देखी थी, प्लीज सेंड कैमल्स मंकीज एंड कलरफुल जीब्राज इन लार्ज हैवी क्रेट सोन. तो उसके अकॉर्डिंग जो लेस रिएक्टिव है वो जाता है टूवर्ड्स द कैथोड. तो अगर आप देखें मैग्नीशियम और हाइड्रोजन सीरीज में कहाँ है, तो जो सीरीज है वो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आ जाता है एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन और यहाँ पे जाके आता है हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन इज़ लेस रिएक्टिव. तो कैटाइन में जो लेस रिएक्टिव होता है उसका ईज ऑफ डिस्चार्ज ज़्यादा होता है. तो जो कैथोड पे प्रोडक्ट यहाँ डियर स्टूडेंट्स आएगी वो होगी हाइड्रोजन. आगे पार्ट बी में देखें, इस दफ़ा उसने मोल्टन मैग्नीशियम आयोडाइड पूछा है. मोल्टन कंपाउंड में सिर्फ 2 आइंस होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में. तो ये बहुत इजी होता है प्रिडिक्ट करना. नेगेटिव आइन माइग्रेट्स टुवर्ड्स एनोड एंड पॉजिटिव आइन इट गोज टुवर्ड्स द कैथोड. तो यहाँ पे नेगेटिव आयोडाइड है तो एनोड पे हमारे पास क्या होगा, हमने कंस्ट्रक्ट करनी है आयोनिक हाफ इक्वेशन यहाँ पे. तो हमारे पास जो आयोडाइड है ये जाएगा एनोड पे, आयोडीन बन जाएगा और साथ ही रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स. इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अब मैग्नीशियम एक्सेप्ट करेगा, Mg+2. it will accept these electrons to form Mg, that is magnesium. तो इलेक्ट्रोलिसिस में याद रखिएगा रिएक्टेंट्स में आइंस होते हैं, प्रोडक्ट में न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं. जैसे यहाँ आयोडाइड है और यहाँ पे आयोडीन है. यहाँ मैग्नीशियम आइन है, यहाँ मैग्नीशियम मेटल है. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं उन्हें प्रोडक्ट में शो करते हैं, जो एक्सेप्ट होते हैं गेन होते हैं उन्हें रिएक्टेंट में शो करते हैं. तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है. आगे पार्ट सी में लेट्स मूव ऑन. डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर एक्वस आयोडाइड आइन. ये क्वालिटेटिव एनालिसिस से टेस्ट है हमारे पास. आप नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय सिल्वर नाइट्रेट. तो जब आप नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हो आयोडाइड सोल्यूशन में तो यहाँ पे येलो पीपीटी आते हैं सिल्वर आयोडाइड के, जो ऑब्जर्वेशन है. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस से ये क्वेश्चन आया है. टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. तो हमारे पास जो टेस्ट होगा यहाँ पे आप लिखेंगे एट एसिडिफाइड सिल्वर नाइट्रेट
सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड AgI आर फॉर्म्ड। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसके क्रीम पीपीटी आते हैं, सिल्वर क्लोराइड के वाइट पीपीटी आते हैं और सिल्वर आयोडाइड के येलो आते हैं। ये उस टेबल से है जो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखा था। आगे पार्ट डी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो इसका इजी वे में मैंने ये आपको बताया है कि जिसकी ऑक्सीडेशन हो वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और जिसकी रिडक्शन हो वो एक्ट करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टोटल 6 पॉइंट्स थे जो पढ़े थे, उनमें से हम देखते हैं कौन मोस्ट सूटेबल पॉइंट है जो यहाँ क्वेश्चन में होल्ड करता है। अब पार्ट 1 में देखिए, ये आयोडाइड का रिएक्शन हो रहा है मैंगनीज डाइऑक्साइड से, मैंगनीज आयन बन रहा है यहाँ पे, साथ आयोडीन प्रोड्यूस हो रही है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाउ आयोडाइड आयन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आयोडाइड आयन रिड्यूसिंग एजेंट है इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। कैसे पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर फ्री स्टेट इज 0। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखिए -1 से कितना हो रहा है आयोडीन 0। तो जब ये -1 से 0 होगा तो इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इट मीन्स आयोडाइड की यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आयोडाइड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे मैंगनीज एक्सेप्ट कर रहा है MnO2 के अंदर। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे, आयोडाइड gives electrons to manganese in MnO2। आगे कह रहे हैं स्टेट द नेम और टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट यहीं पे कॉन्सेप्ट, कौन से रिएक्शन होते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। एसिड बेस रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। ये P1 के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो आता है कि कौन सा रिएक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप आयोनिक इक्वेशन देखोगे एसिड बेस रिएक्शन की, वही हमेशा हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। आगे ये डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर से फिर से क्वेश्चन है, फॉस्फोरस इज इन ग्रुप 5। तो हमारे पास जो ग्रुप 5 एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस। ये क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं या शेयर करते हैं। आयोडाइड ग्रुप 7 में है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा। तो हमारे पास किस तरह से इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, आयोडाइड यहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हर फास्फोरस के साथ और फास्फोरस भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हर आयोडाइड के साथ। ये बिल्कुल NH3 जैसा स्ट्रक्चर बनेगा और एक लोन पेयर जो है वो यहाँ पे आएगा फास्फोरस का। तो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि आयोडीन जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया हमारे पास आयोडीन का। तो हमारे पास आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन, वहाँ से ये क्वेश्चन है। फिगर 5.1 shows the displayed form of compound A. This is compound A. On figure 5.1 draw a circle around functional group that reacts with aqueous bromine। तो aqueous bromine से कौन रिएक्ट करता है, अल्कीन रिएक्ट करता है। तो यहाँ हमने ये इंसर्कल कर दिया C डबल बॉन्ड C को। अल्कीन और अल्केन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी ये टेस्ट है, एक्वस ब्रोमीन और अल्केलाइन KMnO4। तो जो एक्वस ब्रोमीन है रेडिश ब्राउन से अगर कलरलेस हो जाए तो इसका मतलब है ये अल्कीन है
और अगर पर्पल से कलरलेस हो जाए KMnO4, दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स अल्कीन, द प्रेजेंस ऑफ इन अल्कीन इन अ कंपाउंड। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर आ जाता है डिस्क्राइब द कलर चेंज व्हेन एक्सेस ऑफ कंपाउंड ए इज एडेड टू फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस ब्रोमीन इन अ टेस्ट ट्यूब। कलर ऑफ एक्वस ब्रोमीन क्या होता है हमारे पास, ये इसने पूछा है। तो रेडिश ब्राउन और ऑरेंज कलर जो है वो एक्वस ब्रोमीन का, ये आप याद रखिएगा मार्क स्कीम में। ऑरेंज कलर है ये ब्रोमीन का, रेडिश ब्राउन कलर भी होता है इसी का। कलर आफ्टर एडिशन ऑफ कंपाउंड ए, तो ये कलरलेस हो जाएगा और डीकलराइजेस। उसके बाद डेड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड ए। तो कंपाउंड ए का क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सिर्फ काउंट, इसमें आपने काउंट करके टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिख देने, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के। कार्बन के यहाँ पे टोटल कितने एटम्स हैं, 4 हैं। हाइड्रोजन के इस कंपाउंड में टोटल 8 हैं एटम्स, और ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो आप O ही लिखेंगे इसे। उसके बाद पार्ट 4 में पूछा है कंपाउंड ए is a liquid at room temperature, describe the motion and separation of the particles in a liquid। motion क्या हो जाएगी, मोशन जो हमारे पास होती है लिक्विड पार्टिकल्स की, वो कौन सी होती है, वो रैंडम मोशन होती है। तो हमारे पास रैंडम मोशन होती है लिक्विड पार्टिकल्स की, और सेपरेशन इनके दरमियान क्या होती है, क्लोज टुगेदर और लूजली पैक्ड। पार्ट बी देखिए, यहाँ पे इथीन का ये ब्यूटीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया हुआ है। मैंने बताया था जहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो वहाँ पे हम एडिशन पॉलीमर का स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी ये रिपीट करता है यूनिट आगे। ड्रॉ टू रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड बी इज पॉलीमराइज्ड। तो ये बहुत सिंपल है, हमने क्या करना है, इसके रिपीटिंग यूनिट लिखने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो CH3 है ये अटैच है इस कार्बन के साथ डियर स्टूडेंट्स, और ये दिस CH3 मिथाइल ग्रुप इज ऑल्सो बॉन्डेड विद दिस कार्बन। तो मेरे पास चॉइस है कि मैं इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी C सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद फिर से C सिंगल बॉन्ड C, और ये कंटिन्यूस स्ट्रक्चर रहेगा। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे शो कर दें, और ये कंप्लीट CH3 को यहाँ बॉटम पे शो कर दें। फिर इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉटम पे, और ये वाला CH3 टॉप पे शो कर दें। और सेम ही ये रिपीट होगा नेक्स्ट के साथ, यानी यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा CH3, और फिर यहाँ आ जाएगा H, और इस जगह आ जाएगा CH3। तो हमने ये क्या किया, हमारे पास 4 कार्बन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, 2 रिपीटिंग यूनिट इसके रिप्रेजेंट कर दिए, और इन लाइंस का मतलब है कि ये एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है जो कि दोनों साइड पे कंटिन्यूस रहेगा। आगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है उससे ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 2 एनवायरमेंटल चेंजेस कास्ड बाय द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स। तो हमारे पास जो डिसएडवांटेज है प्लास्टिक के, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये डिकम्पोज नहीं होता, लैंडफिल साइट को रिड्यूस करता है, और एक्यूमुलेशन होती है प्लास्टिक की ओशंस के अंदर, और बर्निंग के दौरान जो है वो टॉक्सिक गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ 2 हमने लिखने हैं कि क्या होते हैं प्लास्टिक के जो है वो डिसएडवांटेजेस। ये है रिड्यूसेस लैंडफिल साइट्स, और सेकंड पे ये होता है बर्निंग ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूसेस
toxic gases. Okay, students, let's move on to question number 6. This is about chemical reactions, the topic chemical energetics and chemical reaction. Question number 6, the statement of A part is steam reacts with carbon to form carbon monoxide and hydrogen. This is a reversible reaction. It has dynamic equilibrium. Explain in terms of bond making and bond breaking why this reaction is endothermic. So it's a 2-mark question. So the keywords are bond breaking is endothermic and bond making is exothermic. So bond breaking is endothermic. Bond breaking is endothermic. And bond making is exothermic. You will get 1 mark for this sentence. It's a 2-mark question. You will get 1 mark for this tense. And now the second mark is, as it is mentioned that this reaction is endothermic, therefore what is the conclusion? More energy is absorbed. More energy is absorbed than released. So students, you have to memorize bond breaking is endothermic, bond making is exothermic. और how can you know whether the given reaction is endo or exo? उसके लिए हमने practice की हुई है. Delta AH is equal to endo minus exo. This is the formula that we practiced a lot. Now moving on to part 2. The transfer of thermal energy in a chemical reaction is called enthalpy change. Write the symbol for enthalpy change, include the sign for endothermic. For change, you represent with the symbol delta, enthalpy capital H, and the sign for endothermic is plus. So this is the sign for endothermic reaction that shows the enthalpy change. Part B is carbon monoxide, water and carbon dioxide are formed during the incomplete combustion. तो incomplete combustion हमने देखा था, उसके products होते हैं carbon black, carbon monoxide and water vapors, and that occurs in the presence of limited supply of oxygen, whereas complete combustion has products of carbon dioxide and water only, and that occurs in the presence of excess supply of oxygen. Part 1 is name one other substance formed during the incomplete combustion of carbon containing fuels. तो यहाँ कौन कौन से उसने जो है वो मेंशन किया हुआ है. हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारे पास फॉर्म हो रहा है, और हमें यहाँ पे बताना है इसके अलावा और कौन सा है. तो कौन सा स्टूडेंट बचता है यहाँ पे, वो है कार्बन. तो 3 प्रोडक्ट्स होती हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन की, कार्बन प्लस CO प्लस H2. सेकेंड पार्ट है स्टेट 1 एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ये बहुत दफ़ा आता है. इट इज़ टॉक्सिक और पॉइजनस. कीवर्ड है इट इज़ टॉक्सिक और पॉइजनस गैस. सी पार्ट है हाइड्रोजन इज यूज्ड इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. इलेक्ट्रोल केमिकल सीरीज और इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस में जो हमारे पास सिंपल सेल है, सिंपल सेल अब पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस का GCE O लेवल का, लेकिन फ्यूल सेल दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ सिंपल सेल ये हमारे सिलेबस में है. तो हमारे पास डिस्क्राइब 2 एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कंपेयर्ड विद गैसोलीन और पेट्रोल इंजन. तो पोल्यूशन नहीं कॉज करते, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है,
and there is no noise pollution, transfer more energy per gram of the fuel. तो यहाँ पे कौन कौन से एडवांटेजेस हैं हाइड्रोजन फ्यूल ऑक्सीजन फ्यूल सेल के? सबसे पहले है वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट, और सेकंड में ये आ जाता है इट हैज़ हायर एफिशिएंसी, इट हैज़ हायर एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स। कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स जो हैं स्टूडेंट, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी एमिट करते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग काज करती है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ये भी नहीं करते। डिसएडवांटेज में आ जाता है कि हमारे पास ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, तो कमर्शियली इस प्रोसेस को आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सो दैट इज़ इट एज फार एज क्वेश्चन 6 इज कंसर्न। नाउ दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर मोल्स एंड स्टाइक्योमेट्री द पार्ट ए। हमारे पास यहाँ उसने इक्वेशन शो की हुई है एंड द रिएक्शन इज बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट। तो जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए एंड यू हैव टू सी वेदर इट स्टार्ट्स विद द वर्ड कैलकुलेट और फाइंड आउट। अगर कैलकुलेट से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ डाटा को देखना है, तो दिस विल सेव योर टाइम, लॉट ऑफ टाइम इनफैक्ट। सबसे पहले स्टूडेंट टाइट्रेट्स 20 cm3, तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल पर DM3 कंसंट्रेशन दी है किसकी? सोडियम कार्बोनेट की। सो यू आर हैविंग वॉल्यूम and concentration of sodium carbonate with dilute hydrochloric acid with indicator methyl orange. A volume of 55 for 15.5 cm3 of dilute HCl reacts with 0.025 mole per dm3 aqueous sodium hydroxide. Calculate the concentration in mole per dm3 of dilute hydrochloric acid. तो concentration का फॉर्मूला होता है मोल ओवर वॉल्यूम। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास यहाँ HCl का उसने वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें चाहिए हैं HCl के मोल्स। तो हम HCl के मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे हमें उसने कंसंट्रेशन और वॉल्यूम सोडियम कार्बोनेट का दिया है, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। So firstly we will find out the moles of sodium carbonate. How will you find out the mole? From concentration and volume. Number of moles are concentration multiplied by volume over 1000। ये 1000 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि concentration के यूनिट में DM3 है, ये CM3 है। You will convert CM3 into DM3। concentration है 0.0250 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे वो है 20 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से जो आंसर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट डियर स्टूडेंट, दैट विल बी 0.025 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नाउ यू विल यूज रेशो मेथड, दैट इज गिवन रिक्वायर्ड। ऑन द गिवन साइड यू विल राइट सोडियम कार्बोनेट, ऑन द रिक्वायर्ड साइड यू विल राइट HCl। फर्स्ट 2 डिजिट इक्वेशन को देख के लिखते हैं मोल्स। तो सोडियम कार्बोनेट का कोफिशिएंट मोल्स इक्वेशन में 1 है, HCl के 2 हैं। यहाँ हम लेट करेंगे x और यहाँ आंसर लिखेंगे स्टेप 1 का, वो है 0.025। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू विल गेट द मोल्स ऑफ HCl। तो हमारे पास यहाँ पे HCl के मोल्स आ जाएंगे हमारे पास, x will be equal to 1 cross 10 raised to power minus 3 mole of HCl. So dear student, now you have mole of HCl
and you are having volume of HCl here as well. So now how will we find out finally the concentration? By using this formula. C is equal to N. N is how much? That is 1 cross 10 raised to power minus 3 divided by volume 15.5 divided by 1000. 1000 से क्यों डिवाइड किया? DM क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए. Finally, the answer for concentration that you will get will be 0.0645 mole per DM cube. तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक हिंट है, अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है P2 में तो ये 3 स्टेप्स में होता है एंड यू हैव मार्क्स फॉर ईच स्टेप, और यू शुड नेवर लीव दिस क्वेश्चन अनअटेंडेड. आगे बी पार्ट में देखें, स्टेट द कलर चेंज मिथाइल ऑरेंज अल्केलाइन सॉल्यूशन. तो मिथाइल ऑरेंज अल्केलाइन सॉल्यूशन में होता है येलो और एसिड के अंदर ये हमारे पास होता है रेड. उसके बाद राइट द फॉर्मूला ऑफ द आइन प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन एज अल्कली. तो जो अल्कली हैं उसमें होता है OH नेगेटिव आइन, हाइड्रोक्साइड आइन. सी पार्ट के अंदर अब हमारे पास कह रहा है calculate the volume measured at RTP of CO2 present in cm cube when 2.65 gram of sodium carbonate reacts with excess of hydrochloric acid. तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले आप मोल्स फाइंड कर लोगे सोडियम कार्बोनेट से, फिर गिवन रिक्वायर्ड से CO2 के मोल्स, और फिर गैस का फॉर्मूला यूटिलाइज कर लेंगे. तो हमारे पास क्या है, 2.65 ग्राम है ऑफ सोडियम कार्बोनेट. सबसे पहले मोल्स एंड स्टाइक्योमेट्री में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. तो जिस सब्सटेंस का मास ग्राम में होता है हम उसके सबसे पहले मोल्स फाइंड करते हैं, या जिसकी कंसंट्रेशन वॉल्यूम हो उसके मोल्स फाइंड करते हैं. तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. हमारे पास मास है 2.65 ग्राम. मोलर मास जो सोडियम कार्बोनेट का है फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल यू विल कैलकुलेट, तो इसका जो आंसर है वो है 106 ग्राम पर मोल. कैसे डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 1 इंटू 12 फॉर कार्बन प्लस 3 इंटू 16. आई होप यू नो हाउ टू डू इट. दिस इज फ्रॉम पीरियोडिक टेबल द न्यूक्लियन नंबर. ये जो वैल्यूज हैं ये न्यूक्लियन नंबर है फ्रॉम पीरियोडिक टेबल. In this way you will have the moles for sodium carbonate and that will be 0.025 mole of Na2CO3. Now from these moles you will find out the moles of CO2 just like you did in the previous part. Given में आ जाएगा जिसके step 1 में moles find किए, required में CO2, first 2 digit equation से coefficient 1 यहाँ आएगा x, तो यहाँ वही मोल्स आ जाएंगे जो हमने ऑलरेडी फाइंड किए. अब आपको क्या चाहिए, आपको आंसर चाहिए वॉल्यूम का cm क्यूब में. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस का फॉर्मूला होता है RTP पे, अगर वॉल्यूम cm क्यूब में फाइंड करना है तो 24,000 से डिवाइड कर दें. तो यहाँ से देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, दिस इज cm क्यूब तो आप नंबर ऑफ मोल्स 0.025 मल्टीप्लाई बाय 24,000 अगर करोगे तो यहाँ से जो मोल्स आएंगे, वॉल्यूम आ जाएगा सॉरी, दैट विल बी 600 cm क्यूब. आगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एसिड बेस और सॉल्ट्स में सबसे पहला पार्ट आप यही कवर करते हो. डिस्क्राइब द टर्म और डिफाइन द टर्म स्ट्रॉन्ग इन द फेस स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड acid that completely ionizes in water. तो यहाँ strong का मतलब है completely, acid which is completely ionized. Part E में oxides of nitrogen contribute to acid rain. State one other adverse effect of nitrogen oxide. तो ये क्या कॉज करते हैं, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या स्मोक कॉज करते हैं. आजकल बहुत कॉमन है स्मोक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये आप याद रखिएगा फॉर नेक्स्ट पेपर.
उसके बाद ये कैटालाइटिक कन्वर्टर का क्या काम होता है, CO और NO को N2 और CO2 में ये कन्वर्ट करता है। हमारे पास ये कार के अंदर एक एप्लीकेशन है कैटालाइटिक कन्वर्टर की, ये लेस हार्मफुल गैसेस के अंदर कन्वर्ट करता है। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ली शैटलियर प्रिंसिपल ये हमारे सिलेबस के अंदर है और इसमें हम इफेक्ट देखते हैं प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ उसने बताया है द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आपने ये याद रखना है, हीट हम जो लिखेंगे वो प्रोडक्ट में लिखेंगे। Predict the explain the effect if any on position of equilibrium when the pressure is increased and temperature remains constant। प्रेशर इंक्रीज किया है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैसेस पे होता है। आपने देखना है रिएक्टेंट में टोटल मोल्स कितने गैसेस के, 2 and 1 3। प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल्स हैं, 1। और अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम मूव्स टू द साइड विद लेस नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ ये किस तरफ जाएगा, पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मूव्स टुवर्ड्स द राइट, ये लिखेंगे। प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम लेस मोल्स की तरफ मूव करता है। एक नंबर इस चीज का, राइट की तरफ ये क्यों जाएगा, फ्यूअर मोल्स ऑन द राइट। सेकंड नंबर ये लिखने का है। आगे सेकंड इफेक्ट देखें, टेम्परेचर का पूछा है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो किस तरफ इंक्रीज हुआ है, जिस तरफ हीट लिखा है आपने। तो एक्सो में हीट प्रोडक्ट में लिखते हैं, एंडो में रिएक्टेंट में। तो आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, ये प्रोडक्ट में बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स द रिएक्टेंट। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम moves towards the left। और हमने एक्सप्लेन भी करना है बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और रिएक्टेंट हैज लेस हीट। आगे बी पार्ट में, मैथेनॉल रिएक्ट्स विद एथेनोइक एसिड टू फॉर्म एस्टर, नेम द एस्टर एंड ड्रॉ इट्स डिस्प्लेड फार्मूला। तो जो अल्कोहल है उससे अल्काइल पार्ट आता है, एसिड से नोएट वाला पार्ट आता है एस्टर का। तो हमारे पास मैथेनॉल और एथेनोइक एसिड जब मिलेंगे तो हमारे पास जो एस्टर यहाँ पे आएगा वो होगा मिथाइल एथेनोएट। नोएट जहाँ आएगा तो आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी, एस्टर का स्ट्रक्चर है, डिस्प्लेड फार्मूला बनाना है, C डबल बॉन्ड O आएगा। और जो अल्काइल का पोर्शन होता है ये सिंगल बॉन्ड O के साथ अटैच होता है। मैथ का मतलब है 1 कार्बन, आगे इसके साथ हाइड्रोजन पूरे कर दें, और एथ का मतलब इसके अलावा एक और हाइड्रोजन लगेगा। तो ये हमारे पास डिस्प्लेड फार्मूला हो जाएगा मिथाइल एथेनोएट का। आगे मैथेनॉल इज अ मेंबर ऑफ अल्कोहल होमोलोगस सीरीज। इसकी 2 करेक्टरिस्टिक्स होमोलोगस सीरीज की आपने बतानी है। होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं वो हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफर बाय CH2 ग्रुप। ये हमने सारी पढ़ी हैं। और सेकंड में हमने लिखना है हैव सेम जनरल फॉर्मूला। आप कोई से 2 लिख सकते हैं, मैंने 5 प्रॉपर्टीज जो हमारे सिलेबस में है वो डिस्कस की हैं आपसे। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारे पास स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से जो है वो क्वेश्चन आया है। यूजिंग द
idea about structure and bonding, explain the difference in melting point of diamond and iodine. 3 मार्क का क्वेश्चन है। डायमंड और आयोडीन के मेल्टिंग पॉइंट का क्या डिफरेंस है? एक तो डायमंड जो है इसमें जॉइंट कोवलेंट बॉन्डिंग है, आयोडीन में सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग है। क्यों वजह है इसकी इतना ज़्यादा डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है? प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि कीवर्ड है यहाँ पे। तो यहाँ हम लिखेंगे डायमंड हैज जॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स and diamond has strong intermolecular forces of attraction or strong bonding between the atoms. Whereas iodine has weak intermolecular forces of attraction. Number 2, the difference in electrical conductivity of calcium and iodine. So of course, student, calcium is a metal and iodine is a non-metal. So calcium has delocalized electrons. Calcium has delocalized or free electrons, and iodine has no free electrons. The part B is diamond and graphite are different form of carbon. Explain in terms of structure why graphite is a lubricant. Atoms are arranged in layer in graphite. These layers can slip or slide over each other. In graphite, atoms are arranged in layers which can slip or slide over each other. Now we are having the final question about the empirical formula. We are given with the percentage of elements. आपने सबसे पहले देखना है कितने एलिमेंट हैं और आपने उस हिसाब से इसे सॉल्व करना है. फर्स्टली यू विल सी यू आर गिवन विद सोडियम, आयोडीन एंड ऑक्सीजन. सो यू आर हैविंग 3 एलिमेंट्स. आई रिकमेंड आप 2 लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे लगाओ, इससे 3 कॉलम्स बन जाएंगे. सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल लिख लो, सोडियम, फिर आयोडीन और फिर उसके बाद ऑक्सीजन. स्टेप 1 में आपने परसेंटेज लिखना होता है सबका. दैट इज 11.62% फॉर सोडियम, 64.14% for iodine, 24.24% for oxygen. स्टेप 2 में आपने क्या करना है, AR से डिवाइड करोगे. 11.62 डिवाइडेड बाय 23 सोडियम का AR है, 64.14 डिवाइडेड बाय 127 आयोडीन का AR, 24.24 डिवाइडेड बाय 16 फॉर ऑक्सीजन. AR कहाँ से पता चलेगा? फ्रॉम पीरियोडिक टेबल. Now write down the answers. You will get 0.505. You will get again 0.505. You will get 1.515. अब स्टेप 3 में आपने स्मॉलेस्ट आंसर से सबको डिवाइड करना होता है. 0.505 ओवर 0.505, 0.505 ओवर 0.505, 1.515 over 0.505.
this will be 1, this will be 1 in whole number, and then this will be equal to 3. So all answers are in whole number. तो आपको step 4 यहाँ परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है. So the final empirical formula NaIO3, this will be the empirical formula. That's it.